हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं एंजाइम्स के बारे में। चैप्टर 9 की 12वीं हेडिंग एंजाइम्स होता क्या है, इसको ध्यान से समझें। लगभग सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं। ठीक है, तो लगभग जो है सभी एंजाइम क्या होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं। कुछ न्यूक्लिक अम्ल एंजाइम की तरह व्यवहार करते हैं, इन्हें राइबोजाइम्स कहते हैं। ठीक है, लगभग सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं, लेकिन कुछ न्यूक्लिक अम्ल जो हैं वे एंजाइम की तरह व्यवहार करते हैं, तब इन्हें राइबोजाइम्स कहा जाता है। किसी भी एंजाइम को रेखीय चित्र द्वारा चित्रित कर सकते हैं। ठीक है, तो किसी भी एंजाइम का फिगर हम बना सकते हैं, रेखीय चित्र द्वारा चित्रित कर सकते हैं। एक एंजाइम में भी प्रोटीन की तरह प्राथमिक संरचना मिलती है। ठीक है, तो एंजाइम में भी प्रोटीन की तरह प्राथमिक संरचना मिलती है जो एमिनो अम्ल की श्रृंखला से बना होता है। ठीक है, तो एंजाइम में भी प्रोटीन की तरह प्राथमिक संरचना मिलती है जो एमिनो अम्ल की श्रृंखला से बना होता है। प्रोटीन की तरह एंजाइम में भी द्वितीयक और तृतीयक संरचना मिलती है। ठीक है, एंजाइम्स जो होते हैं वे प्रोटीन से बने होते हैं, तो प्रोटीन की तरह एंजाइम में भी प्राथमिक संरचना, द्वितीयक संरचना और तृतीयक संरचना मिलती है। जब आप तृतीयक संरचना को देखेंगे तो ध्यान देंगे कि प्रोटीन श्रृंखला का प्रमुख भाग अपने ऊपर स्वयं कुंडलित होता है और श्रृंखला स्वयं आड़ी तिरछी स्थित होती है। ठीक है, इससे बहुत सी दरार या थैलियां बन जाती हैं। जब आप चित्र 9.4 ब को देखें यहाँ पे यह प्रोटीन की तृतीयक संरचना है, जिसमें आप देख रहे हैं एन और सी सिरा, जिसमें यह जो प्रोटीन्स के धागे हैं जो आपस में ही उलझ चुके हैं, एक दूसरे के ऊपर मुड़ रहे हैं और इसमें बहुत सारी थैलियां बन जा रही हैं, लूप बन जा रहे हैं, थैलियां बन जा रही हैं। ठीक है, तो आपने चित्र में देखा कि प्रोटीन श्रृंखला का प्रमुख भाग अपने ऊपर स्वयं कुंडलित होता है और श्रृंखला स्वयं आड़ी तिरछी स्थित होती है। इनसे बहुत सी दरार या थैलियां बन जाती हैं। इस प्रकार की थैली को सक्रिय स्थल कहते हैं। ठीक है, यह जो दरार और थैलियां बन रही हैं इन्हें क्या कहते हैं, सक्रिय स्थल कहते हैं, एक्टिव साइट कहते हैं। एंजाइम का सक्रिय स्थल वे दरार या थैली है जिनसे क्रियाधार आकर जुड़ता है, व्यवस्थित होता है। एंजाइम का सक्रिय स्थल वे दरार या थैली होते हैं जिनसे क्रियाधार आकर व्यवस्थित होता है। इस प्रकार एंजाइम सक्रिय स्थल द्वारा अभिक्रियाओं को तेज गति से उत्प्रेरित करता है। ठीक है, तो एंजाइम जो है वह सक्रिय स्थल के द्वारा अभिक्रियाओं को तेज गति से उत्प्रेरित करता है। एंजाइम उत्प्रेरक अकार्बनिक उत्प्रेरक से कई प्रकार से भिन्न होते हैं। जो एंजाइम उत्प्रेरक होते हैं वे अकार्बनिक उत्प्रेरकों से कई प्रकार से भिन्न होते हैं, लेकिन इनमें एक बहुत बड़े अंतर को जानना आवश्यक है। अकार्बनिक उत्प्रेरक जो होते हैं वे उच्च तापक्रम व दाब पर कुशलता से काम करते हैं। अकार्बनिक उत्प्रेरक उच्च तापक्रम और दाब पर कुशलता से काम करते हैं, जबकि एंजाइम ऐसा नहीं करते हैं। एंजाइम अणु उच्च तापक्रम 40 डिग्री से ऊपर क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। एंजाइम अणु जो हैं वे 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप पर टूट जाते हैं, क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। लेकिन अकार्बनिक उत्प्रेरक उच्च तापक्रम और दाब पर आसानी से वर्क करते हैं। यह डिफरेंस होता है। ठीक है, तो आप पढ़ रहे हैं एंजाइम्स के बारे में। लगभग सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं। कुछ न्यूक्लिक अम्ल एंजाइम की तरह व्यवहार करते हैं, इन्हें राइबोजाइम्स कहते हैं। किसी भी एंजाइम को रेखीय चित्र द्वारा चित्रित कर सकते हैं। एक एंजाइम में भी
प्रोटीन की तरह प्राथमिक संरचना मिलती है जो अमीनो अम्ल की श्रृंखला से बना होता है। ठीक है, प्रोटीन की तरह एंजाइम में भी द्वितीयक और तृतीयक संरचना मिलती है। जब आप तृतीयक संरचना को देखेंगे तो ध्यान देंगे कि प्रोटीन श्रृंखला का प्रमुख भाग अपने ऊपर स्वयं कुंडलित होता है और श्रृंखला स्वयं आड़ी तिरछी स्थित होती है। इससे बहुत सी दरार या थैलियां बन जाती हैं। इस प्रकार की थैली को सक्रिय स्थल कहते हैं। एंजाइम का सक्रिय स्थल वे दरार या थैली है जिनमें क्रियाधार आकर व्यवस्थित होता है, जुड़ता है। इस प्रकार एंजाइम सक्रिय स्थल द्वारा अभिक्रियाओं को तेज गति से उत्प्रेरित करता है। ठीक है, एंजाइम उत्प्रेरक अकार्बनिक उत्प्रेरक से कई प्रकार से भिन्न होते हैं, लेकिन इनमें एक बहुत बड़े अंतर को जानना आवश्यक है। ठीक है, अकार्बनिक उत्प्रेरक उच्च तापक्रम व दाब पर कुशलता से काम करते हैं, जबकि एंजाइम अणु उच्च तापक्रम अर्थात 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। साधारणतया अति उच्च तापक्रम जैसे कि गर्म स्रोतों या गंधक के झरनों में पाए जाने वाले जीवों से प्राप्त एंजाइम अस्थायी होते हैं और उनकी उत्प्रेरक शक्ति उच्च तापक्रम 80 से 90 डिग्री सेल्सियस तक पर भी बनी रहती है। उपरोक्त एंजाइम जो ऊष्मा स्नेही जीवों से पृथक किए गए हैं, इन्हें ऊष्मा अस्थायी होते हैं। ठीक है, तो ये जो एंजाइम होते हैं जिन्हें ऊष्मा स्नेही जीवों से अलग किया गया है, ये ऊष्मा अस्थायी होते हैं। यह उनकी विशेषता है। ठीक है, तो यह था एंजाइम के बारे में। अब आइए देखते हैं एंजाइम की रासायनिक अभिक्रिया में क्या उपयोग है। रासायनिक अभिक्रिया को भी देख लेते हैं एंजाइम्स की। एंजाइम क्या होते हैं, इससे पहले यह समझ लेना आवश्यक है कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। एंजाइम क्या होते हैं इसके बारे में तो आप तो जान गए, कुछ जानकारी आपको मिल गई, लेकिन इससे पहले आपको यह जानना आवश्यक है कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। रासायनिक यौगिकों में दो तरह के परिवर्तन होते हैं। रासायनिक यौगिकों में दो तरह के परिवर्तन होते हैं। पहला भौतिक परिवर्तन, जिसमें बिना बंध के टूटे हुए यौगिक के आकार में परिवर्तन होता है। ठीक है, तो रासायनिक यौगिकों में दो तरह के परिवर्तन होते हैं। पहले को कहते हैं भौतिक परिवर्तन, जिसमें बिना बंध के टूटे हुए यौगिक के आकार में परिवर्तन होता है। अन्य भौतिक प्रक्रिया में द्रव्य की अवस्था में परिवर्तन होता है। जो दूसरे भौतिक प्रक्रिया हैं उनमें द्रव्य की अवस्था में परिवर्तन होता है, जैसे बर्फ का पिघलकर पानी में परिवर्तित होना या पानी का वाष्प में बदलना। ये भौतिक प्रक्रियाएं हैं। ठीक है, रूपांतरण के समय बंधों का टूटना, रूपांतरण के समय बंधों का टूटना और नए बंधों का निर्माण होना ही रासायनिक अभिक्रिया होती है। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? रूपांतरण के समय बंधों का टूटना, नए बंधों का निर्माण होना ही रासायनिक अभिक्रिया होती है। जैसे बेरियम हाइड्रोक्साइड